मैं तकरीबन साढ़े 4 साल से यूट्यूब पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ और मेरे चैनल पे 2000 से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। उसमें से एक भी वीडियो मैंने कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई एक्सीडेंट, कोई इंफ्रा रिलेटेड दुर्घटना के बारे में कवर करते हुए नहीं बनाई। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कल रात को हुए दिल्ली स्टेशन की घटना के बारे में नहीं बना रहा हूँ। मेरे को एक लार्जर पैटर्न नज़र आ रहा है, सिर्फ रेलवेज़ में नहीं, लेकिन हमारे ओवरऑल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, हमारा इंफ्रा जो है या ट्रांसपोर्ट हम कहें, उसके बीच में चल रहा। यहाँ पे कई फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। कल रात की एक घटना थी, बहुत सारे न्यूज़ उसको कवर करेंगे। जो चेन ऑफ इवेंट्स थी, जो श्रृंखला थी घटनाओं की, उसको लोग कवर करेंगे। ट्रेजेडी के बारे में बात होगी, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को गालियाँ देंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो लार्जर पैटर्न नज़र आ रहा है, ये प्रॉपरली एक इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेशन ये कि महाकुंभ एक निमित्त है। अगर चीज़ें सही नहीं हुई, तो आने वाले समय में ये घटनाएँ बढ़ती ही जाएँगी और महाकुंभ तब हो ना हो, घटनाएँ घटेगी देश के अलग-अलग कोनों में। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मैं आप तक कन्वे कर सकूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड बातें मैं करूँगा। इसके अंदर कई ओपिनियंस भी होंगे, तो हो सकता है कई लोग एग्री करें, डिसएग्री करें, तो आप लोग मुझसे वैसे फीडबैक दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। पहले जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, कल रात को हुआ क्या। तकरीबन 10 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ जो है इकट्ठा हो गई थी। ऑब्वियसली भीड़ इसलिए थी क्योंकि महाकुंभ से लोग स्नान करके रिटर्न अपने-अपने घरों पे जा रहे थे। न्यू दिल्ली एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है, अलग-अलग जगहों पे ट्रेन्स जाएगी, तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आएँगे, ये रेलवेज़ को भी पता था। जिसको देखते हुए इन्होंने बहुत सारे स्पेशल ट्रेन्स का भी इंतज़ाम किया था, जो बेसिकली पूरी जनरल ट्रेन्स ही होने वाली थी। इनफैक्ट जो भीड़ बढ़ने लगी कल रात को, उसको देखते हुए 2 एडिशनल ट्रेन्स को भी अचानक विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है अप्रूव करके चलाने का डिसीजन लिया गया और रेलवेज़ ने अपनी तरफ से यहाँ पे कोशिश की। लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने लगी और इसके पीछे मल्टीपल कारण थे। मेजर कारण ये था कि कुछ ट्रेन्स जो चलनी थी स्पेशल, ये डिले होने लगी और ऑब्वियसली एक ट्रेन तो थाउज़ेंड्स की संख्या में लोगों को कैरी कर सकती है। अगर वो डिले हो तो उसके पीछे और ट्रेन्स डिले होती है और ये मल्टीपल ट्रेन के जो लोग हैं, ये एक ही प्लेटफ़ॉर्म एंड स्टेशन प्रीमाइसेस में जमा होने लगते हैं। कल ये माहौल इस लेवल तक पहुँच गया था कि स्टेशन की एंट्री जो होती है ब्रिजेस वगैरह की तरफ से, वहाँ तक से आगे चलने की जगह नहीं थी। इनफैक्ट कुछ आंकड़े बाहर आए हैं कि 1500 जनरल टिकट्स उस समय पे बिक गई थी और ये जनरल टिकट्स इतनी बिकी क्यों, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए थे स्टेशन पे और इसकी वजह से प्लेटफ़ॉर्म ब्रिज क्राउडेड हो गया। देखो रेलवे स्टेशन जो होता है ना, उसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंट्री से अगर आप एक बार अंदर आ जाते हो तो बहुत कम स्टेशन पे आप सीधे किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो। आपको जनरली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है और इसके वजह से आपको ब्रिजेस सबवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन ब्रिजेस के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ, उतरने वाली सीढ़ियाँ, एस्केलेटर्स, लिफ्ट, ये एक छोटे पॉइंट पर बहुत लोगों को ले आती है और यहाँ पर जनरली दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये चोक पॉइंट्स बनते हैं। ऐसा ही हुआ कल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे और इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये हुआ कि एक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आनी थी, उसको सडनली प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे वो आएगी ऐसा अनाउंसमेंट किया गया। ऑब्वियसली सडनली लोगों को अपने परिवार सामान के साथ में जो है अचानक से स्टेशन के एक से दूसरे कोने पे ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ी। इस चक्कर में धक्का-मुक्की हुई, भीड़-भाड़ हुई और भगदड़ मचकर एक स्टैम्पीड हो गया। अब तक जो खबरें मिली है, अराउंड 15 लोग अपनी जान गँवा चुके हैं और ये बहुत दुखद है क्योंकि महाकुंभ के सीज़न के दौरान भगदड़ जो है दूसरी बार मची है। हालाँकि पहले वाली रेलवेज़ में नहीं थी, लेकिन क्राउडिंग की वजह से आने वाले ट्रेजिक इश्यूज़ के अंदर की ये दूसरी घटना है और होपफुली आखिरी हो। अब ये हो क्यों रहा है और रेलवेज़ की यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं वो समझते हैं। पहले मैं रेलवे की तरफ से बात करना चाहूँगा, रेलवे का मैं डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगा यहाँ पे। देखो एक लिमिट होता है क्राउड मैनेज करने का भी। अगर कोई स्टेशन दिन के 5 लाख लोगों को कैटर करने के हिसाब से रोज़ाना चलता है, तो उसको आप 6-7 या मे बी 8 लाख तक भी पुश कर दो। एक्स्ट्रा ट्रेन्स चला दो, स्पेशल मैनेजमेंट्स कर दो, बहुत सारा आरपीएफ डिप्लॉय कर दो। लेकिन अगर 8-10 गुना उस स्टेशन की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाए, तो आपके पास में ना इंफ्रा है, ना रिसोर्सेज़ है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और रेलवेज़ कितनी भी कोशिश करे, कितना भी क्राउड डाइवर्जन्स करे, कितना भी क्राउड सेपरेट करे, कितनी भी एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाए, वहाँ पर ये क्राउड को मैनेज नहीं किया जा सकता। ये प्रैक्टिकैलिटी के लिमिट्स है, इसको हमें भी समझना ज़रूरी है। एक काइंड ऑफ आप जब खाना खाते हो तो आप जो है रोज़ के खाने से मे बी थोड़ा बहुत 1-2 बाइट ज़्यादा से ज़्यादा ठूँस लोगे। डबल खाना नहीं खा सकते और सेम चीज़ रेलवेज़ के भी कई स्टेशंस पे हो रही है।
तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि यार फिर रेलवेज़ को ये चीज़ तो पता थी महाकुंभ आने वाला है, तो वो न्यू इंफ्रा बना के क्यों नहीं रखती? एक्स्ट्रा इंफ्रा बना के क्यों नहीं रखती? तो देखो इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है। जैसे देश में कई सीज़न्स आते हैं, होली का सीज़न आएगा, छठ का सीज़न आएगा, महाराष्ट्र में गणपति का सीज़न आएगा। उस समय पे ट्रैवलर्स की संख्या 2-3 गुना बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवेज़ कुछ दिनों के ट्रैवल के लिए लिटरली 2-3 गुना अपनी ट्रैक, ट्रेन कैपेसिटी बढ़ा दे। ऑब्वियसली ये महँगा है, लिटरली बड़ा-बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये है, हज़ारों करोड़ की कीमत में ये सब चीज़ें जाएगी और जब सीज़न चला जाएगा, तब क्या होगा इन चीज़ों का? वो ट्रैक्स जो है वो अंडर यूटिलाइज़्ड रहेगी, वो जो ट्रेन्स हैं उनको रखा कहाँ पे जाएगा, उनका मेंटेनेंस वगैरह कैसे होगा? ये सब सवालों का जवाब भी रेलवेज़ को ही देना है, अपने बजट्स के अंदर चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सीज़नल क्राउड्स जो होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देते हैं पैसेंजर्स की संख्या को, इसको बहुत केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। महाकुंभ भी इसमें से एक है। रेलवेज़ ने ऐसा नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन्स नहीं चलाई या प्लेटफ़ॉर्म्स अपग्रेड नहीं किए या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं किए, बहुत किए। बहुत सारा स्टाफ महाकुंभ के लिए गया हुआ है। लेकिन एक लिमिट होती है कि कहाँ तक चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। ₹2 का क्राउड जो है वो अचानक से अगर ₹10 का हो जाए तो रेलवेज़ की भी लिमिट है उसको मैनेज करने की। और साथ-साथ हमारा देश ऐसा है जो कि डिसिप्लिन नहीं है। हमने कुछ दिन पहले से ही रेलवेज़ के प्रेमाइसेस में तोड़-फोड़ वाली वीडियोज़ बहुत सारी देखी थी और ऑब्वियसली सिविक इश्यूज़ का यहाँ पे मुद्दा उठता है। देखो एक बात ये भी समझो, शहरों के अंदर है ना, फिर भी क्राउड मैनेज करना थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है। शहरी क्राउड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं पे क्राउड्स के आदी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में कई स्टेशंस हैं जहाँ पर 3-4 लाख की भीड़ रोजाना होती है, लेकिन कुछ रूल्स जो है लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्राउड के बीच में वेट नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा लगेज नहीं ले सकते, आप अपनी बैग को आगे लगाते हो ताकि जब आप आगे बढ़ो तो आपकी बैग फंसकर आपको निकलने में दिक्कत ना हो। आपको ये भी पता होता है कि आपको क्राउड के साथ चलते रहना है, अगर आप बीच में रुकोगे तो आपको जो है बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन जनरली ऐसे जो फेस्टिव इवेंट्स होते हैं तब रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, इन्हें वो चीज़ें नहीं समझ में आती और लोग जो है आरपीएफ वगैरह का सुनते भी नहीं है। लोग जो है नीचे बैठ जाते हैं, ब्रिजेस वगैरह पे सामान वगैरह लेके सो जाते हैं, जो क्राउड मूवमेंट को हिंडर करता है। लोग आरपीएफ की बातें नहीं सुनते और एक आरपीएफ का कर्मचारी जो है वो 1000 लोगों को डंडा नहीं मार सकता और इसलिए रेलवेज भी अगेन यहाँ पे लिमिट्स फेस करती है। लेकिन इसका अगला पॉइंट जो मैं लेना चाहूँगा वो रेलवेज़ की गलतियों का लेना चाहूँगा, जो बहुत इमीडिएट बेसिस पे सुधारना ज़रूरी है। अब मैं नहीं जानता ये वीडियो कितना इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो मैसेज है, ये कम से कम लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, रेलवे स्टेशंस पे जितनी भीड़ होती है ना, उतनी हमारी ट्रेन की कैपेसिटी है नहीं। हमारे देश के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ट्रैवल को डिसइंसेंटिवाइज़ किया जा सके। अब कई लोग मुझे ये भी बोले कि अरे यार ऐसे थोड़ी है, ट्रैवल करना हर किसी का राइट है, अधिकार है। लेकिन देखो फिर वहाँ पे जो है प्रैक्टिकली अगेन सोचना ज़रूरी हो जाता है और रेलवेज़ ये चीज़ करते हुए नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कल रात को जब घटना घटी तब अराउंड 1500 जनरल टिकट सेल हुई थी और ये जब बात मैंने कही आप में से कई लोगों के मन में ये बात आई गई होगी कि 1500 तो सेल हुई है, कितने सारे लोग जो लाइन है वो देखकर ही ऐसे ही चले गए होंगे। हालाँकि कई मेजर्स रेलवेज़ कर रही है कुछ स्टेशंस पे, लोग बिना टिकट के घुसे ना इसलिए, लेकिन फिर भी उसको मैनेज नहीं किया जाता। तो रेलवेज़ जनरल टिकट इतना बेच ही क्यों रही है? ये मेरा पहला सवाल है। अगर कोई ट्रेन मैक्सिमम 5000-6000 लोगों को लेकर ट्रैवल कर सकती है ठूस-ठूस के भी, तो क्यों 4-4 5-5 हज़ार से ज़्यादा जनरल टिकट्स बेची जाती है? दूसरा एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे रेलवेज़ में जो चलता है वो है वेटिंग लिस्ट का, जो कि दुनिया में आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। मैं वेटिंग लिस्ट को कुछ हद तक समझ सकता हूँ क्योंकि कैंसलेशंस भी बहुत होते हैं, तो आपको अगर इमीडिएट रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं न कहीं पे एक चांस मिल जाता है वेटिंग लिस्ट में रुककर टिकट लेने का। लेकिन वेटिंग लिस्ट को इतने हद तक जाने देना जहाँ पर वो रिग्रेट तक पहुँच जाए, जितनी कैपेसिटी लोगों के बैठने की उससे ज़्यादा आए और आरएसी जैसे स्कैम्स जहाँ पर आप पूरा टिकट का पैसा देकर आधी सीट पे बैठ के जाते हो, ये सब चीज़ें जो है रेलवेज़ अभी तक क्यों चला रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग हैं जो कि मिडिल क्लास के अंदर है और ये लोग जब तक कन्फर्म टिकट नहीं मिलती, तब तक ट्रैवल नहीं करते। ऑब्वियसली कोई इमरजेंसी है, कहीं जाना है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन वेटिंग लिस्ट के भरोसे, आरएसी के भरोसे बहुत सारे लोग रेलवेज़ को पैसा तो पूरा देते हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो कर नहीं पाते और क्राउड के अंदर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन देते हैं। रेलवेज़ को कहीं न कहीं पे इस चीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है और जो जनरल टिकट्स की सेल है उसके ऊपर भी एक कैप होना चाहिए, जो वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर भी एक कैप होना चाहिए। और काइंड ऑफ ये जो रेलवेज़ इंसेंटिवाइज़ करती है इम्प्रॉपर अनस्ट्रक्चर्ड टिकट के साथ में ट्रैवल करने का, उसको कहीं न कहीं पे रोकने की ज़रूरत है। इस सब के साथ-साथ रेलवे कैपेसिटी बढ़ाए इसके बारे में तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन आगे रेलवेज़ की गलतियों की बात करते हैं।
और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा हमारे टिकट चेकर्स और रेलवे यूनियंस की, और ये जुड़ता है कहीं न कहीं पे स्टेशंस को एक्सेस कंट्रोल करने से रिलेटेड। कई लोग आज जब घटना घटी तो उसके बाद में बोल रहे थे, क्यों मेट्रो के जैसे यहाँ पे टिकट हो तो ही लोगों को जाने नहीं दिया जाता, क्यों लोग इतना सब लेके चले जाते हैं पूरे-पूरे परिवार को बिना टिकट। और ये बात जो है समझना ज़रूरी है रेलवेज़ के लिए भी। रेलवेज़ ने एक्सपेरिमेंट किया था मुंबई सीएमटी स्टेशन पे लॉकडाउन के टाइम पे कि उन्होंने एक्सेस कंट्रोल गेट्स लगा दिए थे, एएफसी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो है सिर्फ टिकट वाले लोग स्कैन करके अंदर जा सके। रेलवेज़ ये स्ट्रक्चर लगाता नहीं है अपने स्टेशंस पे, ऑब्वियसली बड़ा टास्क है। उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक डेवलप करने की ज़रूरत होगी, स्टेशंस को जो है एंट्री एग्जिट्स अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी, हेवी क्राउड मैनेजमेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन करना ज़रूरी है। रेलवेज़ ये जो है कहीं न कहीं पे यूनियंस के प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहा। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान एक और टाइप की वीडियो जो बहुत ज़्यादा रेलवेज़ की तरफ से आ रही थी, वो थी टीटीज़ की, कि कैसे टीटीज़ के लिए भी एक सीज़न बन गया था इम्प्रॉपर टिकट्स बेचने के लिए। आप लोगों ने अगर कभी भी स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया, इनफैक्ट आजकल तो 2 एसी में भी ट्रैवल किया है, तो आपको टीसी सीट बेचते हुए नजर आ जाएगा विदाउट प्रॉपर चीज़ों के। ये कुछ जोन्स में ज़्यादा है, कुछ जोन्स में कम है, लेकिन ये बहुत आम बात है कि टीटीज जो है रेलवेज के स्ट्रक्चर को फॉलो किए बिना लोगों को ट्रेन में चढ़ाकर इलीगल टिकट्स बेचते हैं। उनको बैठने की जगह दे देते हैं या फिर दरवाजों के पास में बैठने के लिए भी कुछ पैसे लेके परमिशन दे देते हैं, चाहे वो फर्स्ट एसी का कोच क्यों ना हो। और रेलवेज अगर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम्स लगा देती है तो कहीं ना कहीं पे ये बिजनेस कम हो जाएगा टीटीज का, और रेलवेज की वजह और रेलवे यूनियंस इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध करेगी। रेलवे यूनियंस ने आज तक जो भी अच्छी चीज़ें हुई है ना उसका विरोध किया है। टिकट डिजिटाइजेशन का विरोध किया है, जो हमारे लोको पायलट्स के केबिन होते हैं उसके अंदर की तरफ जो डैश कैम लगना था उसके अंदर विरोध किया है। रेलवेज जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही थी वो भी पूरे पूरे नहीं, सिर्फ ट्रेन की, तब तो बहुत बड़ा विरोध किया है। और जो भी कुछ थोड़े बहुत अच्छी चीज़ें आने की कोशिश होती है रेलवेज के अंदर, यूनियंस इसका विरोध करता है। सवाल यह है कि रेलवेज कब तक इस चीज़ को झुकेगी। कहीं ना कहीं पर यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये ख़त्म कर देगी अंदर से रेलवेज को ही नहीं, लेकिन लोगों के ट्रस्ट को भी रेलवेज के अंदर। और उनको ये समझना ज़रूरी है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो कहीं ना कहीं पे मालिक नहीं है रेलवेज के। रेलवेज के पास में ना पैसे की कमी है, बजट की कमी नहीं है, टेक की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, स्केल की कमी नहीं है, वॉल्यूम की कमी नहीं है, सब कुछ है रेलवेज के पास में। तो क्यों छोटे मोटे यूनियंस जिनको रेलवेज जो है सहन करती है। बट आप किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपको जो है बहुत ज़्यादा यूनियनबाजी वहाँ पर नजर आएगी। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे बैनर्स नजर आते हैं, पोस्टर्स नजर आते हैं। काम करने के लिए लोग जा रहे हैं या फिर ये चीज़ें करने के लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे सवाल उठाने की ज़रूरत है। यूनियंस का एक रोल होता है वर्कर प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो है वर्कर प्रोटेक्शन से ज़्यादा रेलवेज़ को ही नुकसान होने लगे, ये हरकतें जो है रेलवेज़ को सहन नहीं करनी चाहिए। और रेलवे के पास में पावर है, वो चाहे तो चीज़ें कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके आगे जो मैं पॉइंट उठा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखो, कहीं न कहीं पे जो झटके लगे हैं, चाहे वो कुछ इलेक्शंस के अंदर हो, जो एक ग्लोबल नैरेटिव पिछले कुछ सालों से हमारे देश के विरोध में था, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि इन चीज़ों ने डर क्रिएट कर दिया है हमारे सरकार के अंदर, कोई भी बड़ी चीज़ लेने से रिलेटेड। मैं यहाँ पे रेलवेज़ के बाहर भी अगर बात करूँ, तो कई कानून ऐसे थे, जिनके बारे में घोषणा तो बड़ी-बड़ी हुई, लेकिन अब तक जो है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी हुआ नहीं है या फिर वो बिल पास भी नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में, बस शोकेस हो गए। उनके ऊपर एक्चुअल में वोट वगैरह हुआ ही नहीं। अगर आप लोग थोड़ा भी सोच सकते हो तो आपको पता होगा मैं कितने सारे बिल्स की बात कर रहा हूँ, कौन-कौन से बिल्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट को डर था बैकलैश आ जाएगा, विरोध हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएँगे, शहर बंद हो जाएँगे वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर अभी माहौल ठीक बन रहा है तो जल्दी-जल्दी एक्शंस लेना शुरू करें। हमेशा जो है वोटर ब्लॉक या फिर किस तरीके की इमेज जाती है, इन चीज़ों को सोच-सोच कर रेलवे जो है पूरे के पूरे रेलवे इंस्टीट्यूशन को खतरे में नहीं डाल सकती। और फिर उसके बाद में रेलवेज़ की कई बेसिक गलतियाँ हैं जो कि बहुत ईज़िली सॉल्व हो सकती है, लेकिन फिर भी रेलवेज़ इनके बारे में काम नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज़ में लगेज की लिमिट है। अगर आपने महाकुंभ के वीडियोज़ देखे होंगे ना, मैं स्टेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रयागराज के अंदर जो भीड़ चल रही है वो वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देख लो, स्टेशंस के भी ऑब्वियसली देख लो। हमारे देश के अंदर लोग 8-8 10-10 बैग लेके ट्रैवल करते हैं 2-2 3-3 लोगों के लिए। मतलब वहाँ पे जो लोग मुझे अभी बोल सकते हैं कि यार ये क्या मतलब बोल रहे हो, अपनी मर्ज़ी है हर किसी की यार, लेकिन बैगेज लिमिट है रेलवे में, जैसे एयरलाइंस में होती है वैसे। उसको एनफोर्स क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो, मुंबई वगैरह, तो वहाँ पर बैग लोग आगे पहनते हैं लोकल ट्रेन में चलते वक़्त। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि आपका जो सामान होता है, ये बहुत बड़े लेवल पे अफ़ेक्ट करता है कि आप क्राउड में कैसे मूव कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप शाम सुबह के टाइम पे ट्रेन में चढ़ते हो, तो आपको लोग बोलेंगे आपका बैग निकाल के ऊपर रखिए। इनफैक्ट लोग हुक्स लेके चलते हैं ताकि बैग को निकाल कर सेपरेट रखा जा सके। आप बैग को अपने साथ रखते हो तो प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट कोई बहुत बड़ा ठेला कुछ लेकर आ जाता है, गोनी लेकर आ जाता है, बैग लेके आ जाता है, उसको बोला जाता है कि आप लगेज कंपार्टमेंट जो अलग से दिया गया है वहाँ पर जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लगेज जो है बहुत ही ज़्यादा क्राउड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, लोगों के मूवमेंट को ख़त्म कर देता है। और ये चीज़ रेलवेज़ बिंदास होने देती है।
लोग 10-10 बैग लेके घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच-बीच में रख देते हैं स्टेशन पे, चलने की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे ट्रेन के अंदर लोग आने-जाने का रास्ता होना चाहिए, वहाँ पे भर के रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हर चीज़ अलाउ कर दोगे और ये कब तक चलेगा? कितना ही मुश्किल होता है कि रेलवेज़ जो है किसी स्टेशन पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट बनाए, टिकटिंग को जो है स्ट्रिक्ट करे और उसके बाद में बैगेज, टिकट्स इन चीज़ों को एक पॉइंट पे से चेक करते हुए ही आगे बढ़ाए। हम यहाँ पे कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ नहीं माँग रहे हैं। चाइना में ये होता है, ठीक है? एयरपोर्ट्स पे ये होता है। कुछ एयरपोर्ट्स जो है इनफैक्ट जो बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स है, ये किसी नॉर्मल स्टेशन जितना ही क्राउड हैंडल करते हैं डेली बेसिस पे। मुंबई का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, बेंगलुरु का एयरपोर्ट, ये उतना ही क्राउड हैंडल करते हैं। और अगर टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें तो रेलवेज़ के पास में इंफ्रा है, ज़मीन भी है। कई स्टेशन हाँ, ऑब्वियसली कई स्टेशन में रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कई स्टेशंस पे है ना, वहाँ पे क्यों नहीं करते? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आरपीएफ की, तो देखो आरपीएफ पुलिस अपना काम करती है। उनका काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और वो अपना काम करती है। लेकिन उनकी नंबर्स को रेलवेज़ जो है पैसेंजर्स के रेशियो के हिसाब से बढ़ा रहा है क्या? कहीं न कहीं पे उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। जितने हमारे पास में रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स है, उतने बड़े नंबर से हमारे यहाँ पर पैसेंजर्स की संख्या मैच नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरपीएफ टू जो पैसेंजर रेशियो है, ये बहुत डिसबैलेंस्ड है। और ये सिर्फ रेलवेज़ की बात नहीं है, मैं अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करूँ, जनरल पुलिस की बात करूँ, तो ज़्यादातर स्टेट्स में ये इश्यू है। क्योंकि पैसा जो है वो फालतू चीज़ों में वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेसेसरी पब्लिक सर्विसेज़ वगैरह है, वहाँ पे तो पैसा डालने को है नहीं। तो रेलवेज़ ये चीज़ें कब समझेगी? कब रेलवे जो है यूनियंस की माँगों को जो है सर पे चढ़ा के रखेगी और पैसेंजर्स के जान को खतरे में डालेगी? कब तक जो है रेलवेज़ टिकटलेस ट्रैवल को इंसेंटिवाइज़ करेगी? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि रेलवे जो है टिकटलेस ट्रैवल को जो है वो रोक नहीं पा रही है। मैं कहूँगा कि रेलवेज़ टिकटलेस ट्रैवल को एनकरेज करती है, इंसेंटिवाइज़ करती है। ये कब तक करेगी? क्यों जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको जो है रेलवेज़ खुद ही फॉलो जो है अपने स्टेशंस पे नहीं होने देगी। कब तक जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं होने देगी। ट्रेन्स की स्पीड बढ़नी चाहिए, ट्रैक अपग्रेडेशन होना चाहिए और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ रेलवेज़ की, वो काम अच्छे से कर रहे हैं। कवर जैसे सिस्टम जो है एक्सीडेंट्स को कम करेंगे, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। वंदे भारत ट्रेन जो है हमारे देश के अंदर ज़रूरत है अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स की, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे देश के अंदर जो है नए प्रोजेक्ट्स जो रेलवेज़ में बन रहे हैं, स्टेशन डेवलपमेंट वगैरह उसकी भी ज़रूरत है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो कैसे होगा? और अगला पॉइंट जो है मैं फिर से रेलवेज़ के बाहर थोड़ा जाना चाहूँगा पैसेंजर्स की तरफ में। सिविक सेंस की मैं थोड़ा यहाँ पे और डिटेल में बात करना चाहूँगा। देखो, हमारे देश के अंदर है ना, सिविक सेंस कई कारणों की वजह से नहीं है। जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे, तो कहीं न कहीं पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ था। ब्यूरोक्रेसी तभी भी थी, जो आईएसआईएस का जो पूरा आता है सिनेरियो पीछे तक ट्रैक निकाल के देखो, ब्रिटिश के टाइम से ही है। पुलिस सिस्टम भी वही वाले हमारे पास में इनहेरिट हुए हैं। तो वो चीज़ें जो है पहले थी, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास में पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था, उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस कहीं और चले गए। इन सब चीज़ों के चलते जो है हमारे देश के अंदर आज के डेट में ऐसी सिनेरियो आ गया है कि लोग कभी भी सिविक सेंस ना सीख पाए, ना समझ पाए। इसका मतलब क्या है? देखो, आपके जैसे स्कूल में कोई बच्चा चीटिंग करता है, अगर आप किसी अच्छे स्कूल से हो, शहर में हो सकता है वहाँ पे चीटिंग अलाउड ना हो, स्पेशली कई अच्छे स्टेट्स के अंदर। लेकिन कई स्टेट्स में चीटिंग करना बहुत आम बात है, किताब लेके बैठना आम बात है, आराम से एग्ज़ाम पास हो जाना आम बात है। कई जगह पे जो है चोरी करना आम बात है, कई जगहों पे जो टिकटलेस ट्रैवल करना आम बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसके ऊपर जो है रोकथाम नहीं है और तब तक लोगों को गलत लगता है। ऐसी ही सेम चीज़ गंदगी के लिए भी जाती है, कचरा करने पे भी जाती है और एक ज़माने में सरकार के पास में चीज़ों को जो है एनफोर्स करने के लिए रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो बात समझी जा सकती है। अब तो रिसोर्सेज़ है ना, अभी उस चीज़ को जो है कहीं न कहीं पे सुधारने की ज़रूरत है। और इसके अंदर एक और जो इश्यू आता है कि हमारे देश के अंदर लोग जो है ना, सेफ्टी या फिर किसी चीज़ या फिर कोई चीज़ कितनी खतरनाक है ना, उस चीज़ को अंदाज़ा लगा ही नहीं पाते। कहने का मतलब मेरा क्या है ना, थोड़ा एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं समझाता हूँ। आज सुबह-सुबह संडे है, मैं जा रहा था कहीं पे ऑफ़िस में शूट करने के लिए। ट्रैफ़िक है ही नहीं, बस एक ट्रक जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो जब तक ट्रक लंबा होता है तो रोड थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। कोई भीड़ नहीं है, 2-3 गाड़ियाँ जो है रुकी हुई है ट्रक के पास होने का वेट करने के लिए। 3-4 मोटरसाइकिल्स तुरंत जो है डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड से आगे की तरफ जाती है, ट्रक के सामने से ट्रक को ओवरटेक करते हुए फिर वापस लेन में मर्ज होती है। क्या यहाँ पे ट्रैफ़िक था? क्या यहाँ पे जो है बहुत लेट हो रहा था? बहुत इमरजेंसी से लोग कहीं जा रहे थे? नहीं। लेकिन पेशेंस लेवल जो है इतना कम हो गया है, नियम तोड़ने का जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू ब्रेक रूल्स जो है वो इतना बढ़ गया है ना, कि लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है। अब ठीक है, ये तो हो गई पेशेंस और एंटाइटलमेंट की बात, लेकिन ये चीज़ें खतरनाक कितनी ना, ये भी लोग समझ नहीं पाते। किसी देश के अंदर जो है बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसे उसको उड़ा-उड़ा के जो है खेलते नहीं है, क्योंकि सोचा जाता है कि बच्चे की गर्दन ना मुड़ जाए,
बच्चे को गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। हमारे देश के अंदर घटना होने के बाद में रोना धोना होता है, पहले नहीं होता है। बाइक ऐसे ऐसे करके जो सांप बन के चलाते हो वो थ्रिल आता है, लेकिन बहुत ईजी है। आप यहाँ पे जो है गाड़ी अगर ऐसे चलाते हो तो आपका मरना बहुत आसान है, एक छोटी सी घटना की जरूरत है। इनफैक्ट मरना बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बाहर यहाँ से चल के जाऊंगा, सीढ़ी पे मेरा पैर अगर स्लिप हो, सही जगह पे सर पे चोट लगे, कल से मैं नहीं रहूंगा। बहुत आसान होता है मरना, ये लोग समझ नहीं पाते। और जब हम क्राउडेड सिनेरियोज में जाते हैं, लटक के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ओवर क्राउडेड जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सफोकेशन होता है, भीड़ भगदड़ की जगह होती है, तो उस समय पे लोग ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो अज्यूम कर ही नहीं पाते हमारे देश के अंदर कि यहाँ पे सेफ्टी कितनी बड़ी इशू है। मतलब सेफ्टी है ही नहीं कंसर्न, क्योंकि हमेशा से यही देखा गया है। चलती मशीन के अंदर हाथ डाल के हम काम कर रहे हैं, हम जो है चार चार पांच पांच लोगों को मोटरसाइकिल बिठा रहे हैं जिसके अंदर दो छोटे बच्चे भी है। सब उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे सिविक सेंस जबरदस्ती लोगों पे डालने की जरूरत है। स्कूल सिस्टम में तो कोई अपग्रेड हो रहा नहीं है हिस्ट्री छोड़ के, तो सिविक सेंस तो वैसे भी आने वाला है नहीं। तो लोग अब जो है सुधरेंगे खुद से नहीं, लोग कहते हैं एजुकेशन की वजह से सुधरेंगे। एजुकेशन वो चीज़ का हो तो सही तब सुधरेंगे। और एजुकेशन अब कितना भी कर लो, वहाँ पे जो है चीज़ें सुधरनी नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यूएस के अंदर आज से कुछ महीने पहले जो है अराउंड $950 तक की अगर आप चोरी करते हो कैलिफोर्निया के स्टेट में, तो वो क्रिमिनल लॉ नहीं था। वो तो सिविलाइज देश है, एजुकेशन है, अच्छे इनकम वाला देश है, वहाँ पे तो सोशल सिक्योरिटी भी है। फिर भी लोगों ने चोरी करना शुरू किया क्योंकि आपको जो है नियम तोड़ने को इंसेंटिवाइज किया गया। तो हमारे देश के अंदर तो हर एक नियम को इंसेंटिवाइज किया जाता है तोड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो घटनी है फ्यूचर में भी। अब लास्ट पार्ट जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कवर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप ज़रूर इस पार्ट को सुने, वो ये है कि क्यों हमारे देश के अंदर ये घटनाएं बढ़ेगी। घटनाएं इसलिए बढ़ेगी क्योंकि देश के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अब वो कैसे? देखो, आप सब लोगों ने बचपन से रेलवेज में ट्रैवल किया होगा। आप मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो काइंड ऑफ रेलवेज में ट्रैवल कर चुकी है। तो आप लोग ने ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि क्राउड धीरे धीरे रेलवेज में बढ़ता जा रहा है। अब ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन बढ़ने से ज़्यादा लोगों का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी चेंज हो रही है। एक टाइम था देश के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी कम था। मैंने मेरी आंखों के सामने लिटरली 4x देखा है मुंबई होते हुए। और कई सारे दूसरे शहर में रहने वाले लोग हैं, स्पेशली एनसीआर के अंदर के लोग होंगे, बेंगलुरु के होंगे, उन्होंने अपने शहरों को मल्टीप्लाई होते हुए देखा है 2 दशकों के अंदर। हमारे देश के अंदर अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं। लोगों के पॉकेट्स जो है वो थोड़े भारी होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा लोग अमीर बन गए हैं अभी, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन एक टाइम पे जो इतने करीब थे कि साल में एक बार अपने रिलेटिव से मिलने या घर में जाने के लिए जो है एक टिकट तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो कंडीशन अब नहीं बची। बहुत बड़ी संख्या में जो रूरल पॉपुलेशन है, वो एटलीस्ट साल में एक बार तो ट्रैवल अफोर्ड ही कर सकता है। फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो छठ के लिए हो या कोई और फेस्टिवल के लिए हो, वो जाना अब अफोर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिकट्स के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, और टिकट्स के अलावा भी ट्रैवलिंग में खर्चे होते हैं भाई। यहाँ पे ऑटो का खर्चा होता है, घर में सामान ले जाना होता है, आपको छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम पे, जो आप काइंड ऑफ अनपेड लीव होती है वो अफोर्ड करनी पड़ती है। आपको जो है वहाँ पे जाने के बाद में गाँव में खर्चा थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये सब चीज़ें ट्रैवलिंग के अंदर ही आ जाती है, या एक गाँव की ट्रिप में ही आ जाती है। ये चीज़ों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ते जा रही है और ये बढ़ते जाएगी। देश का पर कैपिटा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन रूरल पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो बिटवीन सिटी एंड रूरल ट्रैवल के जो लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, और जो काइंड ऑफ विलिंग है ट्रैवल के लिए, उनका नंबर बढ़ते ही जाने वाला है। और रेलवेज जो है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर सारी बातें कही, ये अभी भी काइंड ऑफ इग्नोर पे ही चल रही है। खुद हमारे रेलवे मिनिस्टर एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सक्सेसफुली काम कर चुके हैं। तो मेरी उम्मीद उनसे ये थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने देखी हुई एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं भी रेलवेज में लेकर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ब्यूरोक्रेसी प्राइवेट माइंडसेट पे हावी होती हुई ज़्यादा नजर आ रही है यहाँ पे। ये जो ट्रैवलर्स की संख्या बढ़ेगी, जिसके अंदर एनफोर्समेंट नहीं है, एंटाइटलमेंट है ट्रैवलिंग का, टीटीज का करप्शन है, यूनियंस का इशू है, ट्रेन्स की संख्या कम है, ट्रेन्स के डिलेज की संख्या बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा है रिक्वायरमेंट और डिलीवरी के बीच में। टाइमलाइंस बहुत लंबी खींची जा रही है, रेलवे के पास बजट होके भी उसको खर्चा नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है कहीं ना कहीं पर ऐसे और चेन ऑफ इवेंट्स को ध्यान देगी। साल के अंदर 4-5 ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में देश के कुछ रूट्स पर ट्रैवलिंग होता है। ऑब्वियसली महाकुंभ एक वंस इन अ सेंचुरी इवेंट है, तो ये चीज़ें होगी। लेकिन रेलवेज के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि भगदड़ नहीं मची। कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले, बांद्रा टर्मिनस मुंबई का स्टेशन जो है, वहां पर हुई घटना एक स्टैम्पेड की। हालांकि वो ऑब्वियसली कल रात जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हुई ना घटना। ना महाकुंभ था ना कुछ था, एक नॉर्मल फेस्टिवल था।
आप सोचो बांद्रा टर्मिनस भी जो है कोई पास थ्रू स्टेशन नहीं है कि ट्रेन आके 2 मिनट में चले जाती है। टर्मिनस है, रुकती है आराम से ट्रेन, प्लेटफ़ॉर्म्स भी अच्छे खासे हैं, खुला-खुला स्टेशन है, फिर भी वहाँ पे वो घटना घटी। आप सोचो ऐसे कितने स्टेशंस हैं देश के अंदर जहाँ पर नॉर्मल क्राउड भी होता है, लोकल क्राउड भी होता है, फेस्टिवल्स आएँगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं अलग-अलग जगह पे जहाँ पे माइग्रेंट्स बहुत बड़े नंबर पे आएँगे। तो क्या वहाँ पर ये घटनाओं की नंबर जो है वो बढ़ेगा नहीं? और काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है कि ये फ़ोरसाइट रेलवेज़ नहीं रख रही है। कई लोग जो है रेलवेज़ की स्पीड के बारे में बात करते हैं कि हमको 200-220 की ट्रेन कब देखने मिलेगी। हालाँकि ट्रेन की स्पीड बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं पर नंबर ऑफ ट्रेन्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, फ्रीक्वेंसी इंप्रूव की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा आपको डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करना है, तो स्टेशन और ट्रैक इंफ्रा का ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। जिसके ऊपर ध्यान हम दे रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं, स्पेशली कुछ रूट्स के ऊपर। एट द सेम टाइम यार करो डिसेंटिवाइज़ ट्रैवल, लोगों को लग सकता है इनह्यूमन है, ये है, वो है। लेकिन कहीं न कहीं पे मैंने एज़ अ माय फैमिली बहुत बार प्लान्स कैंसल किए हैं टिकट्स के अनअवेलेबिलिटी की वजह से और कहीं अब और किसी और टाइम पे ट्रैवल किया है। देखो, बहुत रेयरली ना रियल इमरजेंसी होती है, ये बात समझो। आपके घर के कोई पर्सन गाँव में गुज़र गए, कोई मेडिकल इश्यू आ गई, कोई बहुत बड़ा घटना आ गई, कोई शादी है जो कि बहुत ज़रूरी है अटेंड करना, आपके बहुत ब्लड रिलेटिव की है, उसको मैं फिर भी इमरजेंसी काउंट कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ट्रैवल जो होता है वो इमरजेंसी नहीं होता है। कोई नॉर्मल गाँव की विज़िट हो गई, कोई फेस्टिवल के दौरान होने वाली विज़िट हो गई, ये सब चीज़ें जो है मेरे हिसाब से इमरजेंसी में नहीं आती। लेकिन रेलवेज़ जो है इन चीज़ों को अकोमोडेट करता है। हमें कहीं न कहीं पे समझना ज़रूरी है कि इस समय पर अगर टिकट नहीं मिलती, इस समय पे जो है अगर ट्रेन में चढ़ने को नहीं दिया जाता आपको, तो आपकी गलती है। ऑब्वियसली इस वजह से एक रेस आ जाएगी कि लोगों को कन्फर्म टिकट्स लेने के लिए बहुत जल्दी-जल्दी लाइन में रुकना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। और जो लोग पहले मतलब टेक सेवी नहीं है वगैरह-वगैरह उनको ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस फिर भी बन सकता है। जैसे अभी भी कुछ टिकट्स जो है काउंटर के लिए रिज़र्व्ड होते हैं, ताकि जो लोग आईआरसीटीसी वगैरह यूज़ करना नहीं चाहते उनको भी टिकट मिल पाए। तो ऐसे सिस्टम्स बन सकते हैं। रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैवल डिसइंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ज़्यादातर देश जो होते हैं ना, जैसे चाइनीज़ लोगों का चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, अमेरिका के अंदर जो है वो थैंक्सगिविंग होता है और क्रिसमस की छुट्टियाँ वगैरह होती है। ये एक साल में सीज़न एक ही आता है जहाँ पर मेजर ट्रैवलिंग होती है। ये हमारा ही देश है जहाँ पर स्टेट टू स्टेट जो है अलग-अलग सीज़न्स में लोग विद इन स्टेट्स, आउट ऑफ स्टेट्स बड़े लेवल पे ट्रैवल करते हैं और अगर हर महीने में ऐसा कुछ ना कुछ आ रहा है, कैसे हैंडल करेगी रेलवेज़? और ऑब्वियसली जो लोग चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको अफ़ोर्ड करना चाहिए। रिसेंटली मैं भी ऐसे फैमिली से आता हूँ जो स्लीपर क्लास में से जिन्होंने शुरू किया था और आज से कुछ 4-5 साल पहले ही हमारी वो कैपेबिलिटी आई है, जब हम 3 एसी, 2 एसी अफ़ोर्ड कर सकते हैं या शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वंदे भारत भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं पे हम वो अफ़ोर्ड कर रहे हैं और इनफैक्ट अभी कुछ बहुत लंबे डिस्टेंसेस भी जाना होगा हमारे फैमिली मेंबर्स की एज देखते हुए, कभी-कभी फ्लाइट्स भी अफ़ोर्ड करनी पड़ती है। ऑब्वियसली इट्स हेवी ऑन पॉकेट, लेकिन कहीं न कहीं पर जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है वो ज़रूरी है करना और ये भी जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं रेलवेज़ क्या करता है, मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत बड़ा होगा। 2 लोगों की कमिटी बिठाई है, 2 लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप बताओ तो क्या उखाड़ लेंगे 2 लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते? 50 लोगों से सवाल-जवाब करेंगे जो घटनास्थल पे थे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से और उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाएँगे। थोड़ा बहुत सीसीटीवी वगैरह देख लेंगे और रिपोर्ट के अंदर जो है किसी की गलती नहीं होगी, नेचुरल इंसिडेंट्स होंगे सारे। तो ये तो अभी से पता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है। लेकिन चीज़ें समझना ज़रूरी है क्योंकि जान जाना हमारे देश में ना बहुत आम हो गया है। बाजू में कोई ट्रैफ़िक पे रोड पे मर गया एक्सीडेंट से ना हम बस गाड़ी निकाल देते हैं। कोई कोई मैं तो देखता भी नहीं उस तरफ में क्योंकि मुझे अपना दिन भी खराब नहीं करना होता है और वो शॉक वैल्यू अब बची नहीं है क्योंकि हर 1-2 महीने में दिख जाता है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ तो हमने तो बचपन में जब हम कॉलेज के लिए वगैरह ट्रैवल करते थे, हर कुछ दिनों में पटरी पे कोई ना कोई कटा-फटा दिख जाता था। शॉक वैल्यू बचती नहीं उस चीज़ के एक पॉइंट के बाद में। आदमी इनह्यूमन हो जाता है। जिस घर का गया है उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो बड़ी घटना है। लेकिन जिसके सामने वो घटना बार-बार घट रही है ना, मैं यहाँ पर अगेन रेलवेज़ की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, रोज़ की घटना है। सेंसिटिविटी बचती नहीं है, वो हमारे देश में हो रहा है और इसलिए ये चीज़ें बढ़ती जाएगी ऐसे मेरा अनुमान है, अगर रेलवेज़ कुछ करती नहीं है तो।